In the previous lecture, we get the idea about the Kohlrausch law. We also studied about the application of Kohlrausch law. We have studied about the 3 application of Kohlrausch law. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है जो लास्ट वाला एप्लीकेशन है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन को समझना है। देखते हैं वो वाला क्या है। तो देखिए जरा, हमने ये बोला था स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनकी हम बेसिकली सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए जरा, सबसे पहले ये समझो यार, कोलराउस लॉ के अंदर जैसे हम बात करें ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। तो एग्जांपल यार तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि न्यूमेरिकल दे दिया कि कहां पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा कहां पर नहीं लगेगा। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट है दैट इज AgCl, that is AgBr, that is Ag, अपन F ले सकते हैं या फिर अपन BaSO4 की बात करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरीके के जो सॉल्ट होते हैं वाटर के अंदर जाने के बाद में वो बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाते, उनका बहुत कम एक्सटेंट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको कि वाटर के अंदर अगर मैं कोई सॉल्ट डालता हूं वो कब डिसॉल्व होता है कब नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास में एक बीकर है और इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्ट डाला। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए सॉल्वेंट है, मैंने इसमें ये चीज डाल दी सॉल्ट। तो 3 केस अपने पास में हो सकते हैं। 3 केस कौन कौन से, कि ये इसके अंदर सॉल्युबल हो, ये इसके अंदर इनसॉल्युबल हो, और दूसरा वाला केस है दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। 3 केस अपने पास में है। अब कोई मुझे बता सकता है कि किस केस में सॉल्युबल होगा किस केस में नहीं होगा, बता सकता है कोई? मैं बता सकता हूं। देखो किस केस में सॉल्युबल होगा, जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए इसकी लैटिस एनर्जी, तब तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इनसॉल्युबल किस केस में होता है, जब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, ठीक है, तब ये होता है इनसॉल्युबल। अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लैटिस एनर्जी, आपको ये तो पता होगा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है लैटिस एनर्जी। किसी भी क्रिस्टल लैटिस को अगर मैं कहता हूं NaCl एक बेसिकली क्या है, मेरा सॉल्ट है, तो NaCl का स्ट्रक्चर आपको पता है, सॉलिड स्टेट याद करो भाई साहब कैसा अरेंजमेंट होता है, Cl- क्रिस्टल लैटिस बनाता है, Na+ उसकी ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस है। तो होता क्या है, एक तरह की लैटिस है, इस लैटिस के अंदर Na+ भी है, Cl- है, तो दोनों को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज लैटिस एनर्जी। अगर मैं कहूं हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, तो हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली अपन बात करें कि यहां पर कोई भी सॉल्ट डाला तो AB टाइप का कोई भी सॉल्ट होगा, A+ होगा, B- होगा, तो जो A+ है वो क्या करेगा, बेसिकली वाटर के अंदर जाएगा और वाटर के अंदर जाने के बाद में क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी नया कंपाउंड बनता है या फिर ऐसा ले लो कोई भी नया बॉन्ड बनता है, वहां पर नई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती, नहीं क्या, वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अरे समझो इस चीज को, जब 2 चीजें पास पास आती हैं कुछ होता है, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जब 2 चीजें पास पास आती हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन का कुछ रिजल्ट होता है हीट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी हो जाती है। जब अपने एक सॉल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं वहां पर एक नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है, नई चीज बनेगी अपन को देखने को मिलती है, मतलब एक हाइड्रेटेड कंपाउंड मिलता है किसी भी आयन का, तो नया बॉन्ड बना है, नया बॉन्ड अगर बना है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और वाटर अगर मैं एज ए सॉल्वेंट ले रहा हूं तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है मेरी क्या हो जाएगी, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी, मतलब जनरल टर्म मेरी क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी को मैं हाइड्रेशन एनर्जी कब कह सकता हूं, जब हमारा सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आई थिंक। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, किस केस में सॉल्युबल होगा सॉल्ट, अरे सिंपली है, अगर उसको तोड़ने के लिए थोड़ी कम अमाउंट एनर्जी देनी पड़ रही है और कंपाउंड बनने के बाद में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी ये काम तो होके रहेगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। अगली चीज इनसॉल्युबल कब होगा, मतलब हमारे जो लैटिस है उसको तोड़ने के लिए यार ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही, मतलब उस केस में तो वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी वहां पे कम निकल रही है। तो ये सब, और स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जब ऑलमोस्ट ये दोनों चीज सिमिलर हो जाती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस केस में भाई साहब उसका मतलब कुछ पार्ट बेसिकली सॉल्युबल हो जाता है, मतलब लैटिस एनर्जी भी है, मतलब लैटिस एनर्जी भी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो लैटिस है, वो हाइड्रेशन एनर्जी बराबर हो गई, मतलब
तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए वो उतनी ही निकलेगी बेसिकली, वो जो अपन को हाइड्रोजन एनर्जी के बाद में निकल रही है। ठीक है, नहीं समझे? उल्टा बोल दिया कि लैटिस एनर्जी क्या है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी पड़ रही है वो जितनी एनर्जी रिलीज होती है कंपाउंड बनने के बाद में, सॉल्ट को डाला, कुछ नया कंपाउंड या कहीं कुछ नई इंट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से एनर्जी निकली, उसको मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन एनर्जी, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो अब यहां पर हमको समझना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ये वाला केस जो था। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल केस में क्या है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी बराबर होते हैं। वो तीनों केस समझ में आ गए हो, किस केस में सॉल्युबल होगा, किस केस में इनसॉल्युबल होगा, किस केस में स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। अब ये चीज समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, जो लैम्डा एम होता है दैट इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय द मोलैरिटी। अब अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मैं इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर नीचे भेज दूंगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला मेरे पास में आ जाता है कि मोलैरिटी बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, लैम्डा नॉट एम क्या है, लैम्डा नॉट बेसिकली लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा इनफाइनाइट एम, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज है, ये भी क्या हो गई, वही चीज है। अब देखो जरा, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जनरल टर्म यार ये होती है, सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी क्या है, दोनों चीज समझो। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्या, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मैं कह दूं मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दूसरी तरफ यार इसी से मिलती जुलती टर्म यार मोलैरिटी है। कैसे सर? अरे ये समझो, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब क्या है यार, ये भी सॉल्यूशन के अंदर बात कर रहा है और यहां पर ये भी मैक्सिमम अमाउंट, मतलब ये भी नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है और ये भी नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है, यहां पर कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रखी है कि कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो उसको मैं 1 लीटर मान लूंगा, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब मोलैरिटी वाले फॉर्मूले के अंदर मैं m को रिप्लेस कर सकता हूं s से, या फिर सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, और उससे रिप्लेस करने के बाद में क्या होगा, ये चीज मिलेगी 1000 इंटू कप्पा अपॉन लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इनफिनिट एम। आप जानते हो लैम्डा नॉट एम मतलब लैम्डा इनफिनिट एम और लैम्डा नॉट एम एक ही चीज है, दे आर सेम। ठीक है, S बराबर क्या हो गया, 1000 इंटू कप्पा अपॉन लैम्डा इनफिनिट एम। अब ये समझो, यहां पर अगर यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऐसी टर्म है जिसकी यूनिट काफी बार ग्राम पर लीटर में होती है। अब मोल को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर मैं मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखिए जरा, हम ये जानते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज वेट अपॉन मोलर मास। अगर मुझे ये टर्म चाहिए तो n इंटू क्या करना पड़ेगा, m करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज क्या है, वही मैंने किया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जनरली 1 मोल के बराबर लेके चलते हैं इसको, तो मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट क्या निकली, ग्राम पर लीटर यहां पर निकल के आ चुकी है। क्लियर है क्या सारी चीजें हमको? तो एक बार फॉर्मूले को दोबारा से लिख लेते हैं। हमने क्या बोला, S बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफिनिट m, किसके अंदर है ये, मोल पर लीटर के अंदर है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला S बराबर क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफिनिट m इंटू क्या कर दिया अपन ने, मोलर मास, किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, किसके अंदर है ये, ग्राम पर लीटर के अंदर है। तो इन दोनों फॉर्मूले को यहां पर अपन
ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको पता होने चाहिए सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। तो आई थिंक अपन को ये समझ में आ गया। देखो अब स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे। सॉल्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन को उसकी ये वाली वैल्यू दे रखा होगा, कप्पा भी दे रखा होगा, कप्पा नहीं दे रखा होगा तो कुछ डेटा दे देगा। कहां से निकलवा सकता है कप्पा, याद होगा आई थिंक अपन को। कप्पा कहां से निकलवा सकते हैं, कप्पा के जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है। कप्पा का फॉर्मूला क्या है, कप्पा बराबर होता है C इंटू जी, या G मतलब अपन L अपॉन A कहते हैं। तो C कहां से निकलवा सकता है, C बराबर 1 अपॉन R होता है। तो यहां से कप्पा निकालने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यूनिट क्या होती है वो आपको पता होना है, साइमन पर सेंटीमीटर ये इसकी यूनिट होती है। अगर मैं लैम्डा नॉट m की या लैम्डा इनफिनिट यूनिट m की यूनिट की बात करता हूं तो दिस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इसकी क्या यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट हो जाती है। तो ये चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए। बाकी अगर कंफ्यूजन यहां पर होता है तो वो चीज भी ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम में काफी बार कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अगर वो वैल्यू हमने वैल्यू निकाल दी मोल पर लीटर के अंदर, ठीक है, लेकिन उसको चाहिए थी ग्राम पर लीटर के अंदर या ग्राम पर ml के अंदर, तो भाई साहब आपको ग्राम पर लीटर के अंदर वैल्यू अगर चाहिए तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोलर मास NaCl का, BaSO4 का आपको पता होना चाहिए, सिंपल जो चीजें होती हैं CaCl2 का, तो वहां पर आपको मोलर मास पता होना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज यहां पर वो है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी यहां पर निकाला जा सकता है। किधर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो मैंने सॉल्युबिलिटी निकाली और सॉल्युबिलिटी की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे तो ये जो चर्चा का विषय है वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम के अंदर, लेकिन जब यहां पर पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ वो चीज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो KSP क्या होता है, KSP बराबर अगर मेरे पास में कोई इस तरीके का क्या है, सॉल्ट है, इसके लिए अगर मुझे KSP निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर x, y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y। मतलब अगर मेरे पास में ये स्केलेटल है, कोई AB क्या है, सॉल्ट है, तो उसके लिए मैं KSP कैसे निकालूंगा। इसका KSP देखो, इसका जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट x की पावर, देखो यहां पर x और y बराबर क्या है, 1 है, x और y बराबर 1 है। इसका मतलब ये वाली टर्म तो क्या होगी, 1 हो गई, बाकी यहाँ पर s का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पर s का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मेरे पास में इस तरह की केस हो, मतलब मैं ऐसा कहूँ यहाँ पर, या तो इसकी केस में x बराबर क्या है, 1 है और y बराबर 2 है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें क्या होगा, अरे x बराबर 2 मान लो, y बराबर 1 मान लो, तो दोनों केस में आपको फॉर्मूला तो एक जैसा ही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, KSP जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, एंड s की पावर क्या होगी, यहाँ पर 3 हो गई, तो यहाँ पर 4s3, ये इसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। अब इसका खुद निकाल के देखो एक बार, आई थिंक अपन निकाल सकते हैं। क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है बताइए, तो निकालते हैं जरा। KSP बराबर 3 की पावर 3, ठीक है, और दूसरा है अपने पास में s की पावर 3 प्लस 1, तो क्या आया 27s4, यहां पर वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास में क्या हो, AB4 हो, आपके पास में A2B3 हो, अपने पास में A2, अपने पास में AB5 हो सकता है, तो इनके लिए भी क्या निकाल सकते हैं अपन, KSP निकाल सकते हैं। जब अपन को क्या गिवन हो, यहाँ पर S गिवन हो। फॉर्मूला क्या है, KSP जो है दैट इज इक्वल टू x टू पावर x, y टू द पावर y एंड यहाँ पर s टू द पावर x प्लस y। ये चीज अपन को पता है, तो ये चीज अपने आप डिराइव हो जाती है। एग्जाम में मतलब 1 मार्क के इस तरीके से क्वेश्चन अगर मिलते हैं, ठीक है, तो अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में भी क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके का, और यहाँ पर नीट के अंदर भी बनता है, मेंस के अंदर भी बन जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर हमको चर्चा करनी है अबाउट द गैल्वेनिक सेल। हम यहां पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। अब याद करो पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी। मैंने आपको यह बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, पता है आपको,
या भूल गए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में डील करती है। इसके साथ में एक चीज और बताई थी कि जब अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन करते क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलते हैं और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में बदलने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है। दूसरी चीज क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है? हमारा गैल्वेनिक सेल करता है। यानी आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को समझेंगे, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके बाद में नर्स्ट इक्वेशन के बारे में जब अपन डील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, उससे पहले भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डील कर लेंगे, फिर अपन नर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाएंगे और लास्ट में अपन कुछ जो सेल्स हैं उनके बारे में समझना है, एंड देन वी विल बी डीलिंग विद द कोरोजन। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है कुछ इस तरीके से खत्म होगा। तो यहां पर हम समझते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल है, वैसे तो आपको यहां पर चीजें दिख रही होंगी, गैल्वेनिक सेल का काम क्या है सबसे पहले वो समझो। गैल्वेनिक सेल करता क्या है? दो काम करता है। ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके की सेल को अपन क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। सेल वो डिवाइस होती है जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और जो डिवाइस ये काम कर रही होती है उसको अपन सेल कहते हैं। सेल दो तरीके के अपन ने पढ़ने हैं, एक तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या काम था उसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में बदलना। केमिकल को इलेक्ट्रिक में बदलने का काम गैल्वेनिक सेल करता है या फिर हमारा वोल्टाइक सेल करता है। ये चीज क्लियर है। अब इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली अपन जब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में दो चीजें यूज करते हैं। दो बीकर हैं, एक बीकर मैंने ले लिया, दूसरा बीकर लिया। इसके अंदर मैंने मान लीजिए CuSO4 का सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब जिसमें CuSO4 का सॉल्यूशन है उसमें मैंने उसकी कॉपर की रॉड डिप कर दी। दूसरी तरफ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने जिंक की रॉड डिप कर दी है। फिर क्या किया मैंने? फिर मैंने दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने कहीं ना कहीं उसके अंदर एमीटर वगैरह लगाया, मैंने वोल्ट मीटर लगाया ताकि मैं वोल्टेज कैलकुलेट कर सकूं और इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी मैंने कैलकुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं एमीटर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उसको मेजर करते हैं एमीटर से और वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ये चीज क्लियर है। तो इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया? बेसिकली जैसे अपन बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कैसे? अरे अपने पास में CuSO4 है, अपने पास में कहीं ना कहीं ZnSO4 है, इधर कॉपर की रॉड है, इधर अपने पास में जिंक की रॉड, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, अपने पास में यहाँ पर जिंक की रॉड है, यहाँ पर कॉपर की रॉड है। तो होगा क्या? अपने पास में जैसे ही अपन बात करते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट होगी, एनोड पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, कैथोड पर रिएक्शन स्टार्ट होगी। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या है? बेसिकली एनोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड की तरह कौन काम करेगा, यहां पे अपन को थोड़ी चर्चा का विषय है। तो यहां पर अपन को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शंस को। रेडॉक्स रिएक्शन में एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, मैं आपको बेसिक थीम बता रहा हूं कि इस चैप्टर में अपन बेसिकली आने वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन को ये पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके एक चीज थी। बताओ किस किस को याद है कॉपर और जिंक की अरेंजमेंट? सिंपल इतना बता दो कि जिंक कहां पर आता है, या जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज नीचे आती है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। जो चीज ऊपर आती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब हमारा जिंक का क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। चलिए यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है? मेरे पास में जिंक की रॉड है, ठीक है, यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन है, यहां पर कॉपर की रॉड है। बाकी जो चीजें हैं अपन को आगे आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें कुछ कमी आपको आगे जाके मिलेगी, उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे कि भाई साहब यहां पर जब रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहां से यहां की तरफ जाएंगे और अपने पास में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी विपरीत दिशा में जाता है, तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन
बहुत टाइम तक हमारा सेल काम नहीं करता, तो हमारे साइंटिस्ट का दिमाग हिला, उन्होंने फिर क्या किया, एक जुगाड़ निकाला। वहां पे भाई साहब एक उल्टी ग्लास की ट्यूब वो लेके आए, उन्होंने डिप कर दिया बीकर के अंदर, और फिर वहां पे उन्होंने देखा अब इस ग्लास ट्यूब में था क्या, अगर अगर जेल सैचुरेटेड एक चीज थी, ठीक है, उसमें KCl था या फिर अपन NH4Cl यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है बेसिकली, अगर इधर मैं कहता हूं मान लीजिए Zn2+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इधर से anion भेज देगा। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा होता है कि अपने पास में यहाँ पर anion की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब SO4 2- की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन Cu2+ की कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, इधर से कैटाइन भेज देगा। कैटाइन कौन है, K+ है, तो K+ जो है वो इसके साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। इधर क्या बना लेगा, अपने पास में ZnSO4 या फिर ZnCl2 बना लेगा। तो आपको पता है कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी जो है सॉल्यूशन की वो बनी रहती है, और हमारा जो सेल है वो लॉन्ग टाइम तक काम करता है। ये सर मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है, आने वाले लेक्चर के अंदर अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिटेल में सारी चीज पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एक स्टार्ट दे दिया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। बस एक चीज मुझे आपसे बात करनी है, दैट इज आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे अपना नंबर डालोगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में नंबर डालने के बाद में आपके पास में OTP आए, कुछ जनरल डिटेल्स फिल कर देना, और फिर आपको कोर्स के लिए एनरोल करना है। कोर्स के लिए एनरोल कैसे करोगे, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले ऑप्शन में जाएंगे आप, वहां पे 12th क्लास चूज करोगे, नीट पहले नीट चूज करना, नीट चूज करने के बाद में आपको 12th क्लास चूज करनी है, और 10th क्लास चूज करने के बाद में आपको केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना, और वहां पे अपन को जो भी लेक्चर की डाउनलोड मटेरियल चाहिए, मतलब एनोटेड PPT चाहिए या फिर DPP चाहिए, निकाल लेना और क्वेश्चन लगाना। अगर उनमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको डाउट यहां पर अपना पोस्ट करना है। पोस्ट करोगी तो हमारी टीम या मैं बेसिकली आपको बहुत जल्दी जो क्वेश्चन का सॉल्विंग है, क्वेश्चन मतलब डाउट जो है उसको बहुत जल्दी आपका मतलब क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक कॉस्ट लिखी होगी, सर ये कॉस्ट यहां पर 8,999 है क्या, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नीट का कोर्स मिल रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं करना। कंसेप्ट आपको कमाल के मिलने वाले हैं, आपको क्लैरिटी बिल्कुल कंसेप्ट की बिल्कुल देने की ट्राई करेंगे हमारे जितने भी टीचर्स हैं। तो बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और जो सपना आपने देखा है वो देखिए, ठीक है। जैसा कि हमारे लेक्चर के लास्ट में कहते हैं कि भाई साहब मन लगा के पढ़ाई करो, जैसा बचपन में मम्मी पापा भी कहते हैं, अभी भी आपको कहते होंगे, तो वही काम हमको करना है, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच।